हेलो एवरीवन, माई सेल्फ महिमा त्रिवेदी एंड वेरी वेलकम बैक टू दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शिवालिक स्टडी अड्डा। आई होप आप सभी अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। और जैसा कि आपको पता है, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भूगोल विषय से संबंधित क्लासेस चलाई जा रही है, जिसमें हम अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पीजीटी के PYQ सॉल्व करा रहे हैं। जिसमें पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रवक्ता चयन परीक्षा 2006 का भाग 1 सॉल्व कर लिया है और आज हम उसी क्रम में भाग 2 सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ हम प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या को भी और नवीनतम आंकड़ों को भी शामिल करेंगे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दीजिए। और वीडियो को बीच में स्किप ना करिए, अंत तक बने रहिए, मेरे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो जो है ये आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 65 तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में सॉल्व कर लिया है। अधोलिखित कथन एवं कारण के विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन है, कथन ए, पश्चिमी घाट अरब सागर से तीव्र ढाल कगार के रूप में खड़े हैं। कारण है आर, विकल्प पश्चिमी घाट भ्रंसन कगार के द्योतक है। विकल्प ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प बी है ए आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। देखिए दोनों सेम हो गए यहाँ पे। सी है ए सही है किंतु आर गलत है और डी है ए गलत है किंतु आर सही है। इस प्रश्न का सही आंसर जो है विकल्प ए होगा। ए एवं आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। यहाँ पे समझ लेते हैं कथन क्या है। पश्चिमी घाट अरब सागर के तीव्र ढाल कगार के रूप में खड़ा है, सही है। और पश्चिमी घाट भ्रंसन कगार का द्योतक है, ये भी सही है। भारत का ये जो प्रायद्वीपीय भाग है, ये सब पहले बात तो ये भारत का सबसे बड़ा भूभाग है और प्राचीन भूखंड है भारत का प्रायद्वीपीय भाग। प्रायद्वीपीय भाग जो है ये एक हॉस्ट, या जिसे हम कह सकते हैं हॉस्ट पर्वत के रूप में, हॉस्ट पर्वत के रूप में दो कगार के बीच में उठा हुआ एक ऊंचा भाग है। जो भारत का प्रायद्वीपीय भाग है ये गोंडवाना लैंड का ही टूटा हुआ भूखंड है, जो उत्तर पूर्व की ओर, जो इंडियन प्लेट है वो उत्तर की ओर क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो क्रिटेशियस काल में क्या हुआ, जब इंडियन प्लेट उत्तर पूर्व की तरफ मूव कर रही थी तो वह उससे मेडागास्कर और इधर जो है ऑस्ट्रेलिया टूटकर अलग हो गए। मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया अलग हो गए और ये उत्तर पूर्व की तरफ मूव कर गई, जिसके कारण एक भ्रंश के द्वारा ही मेडागास्कर अलग हुआ है भारत के प्रायद्वीपीय भाग से। तो ये जो पश्चिमी भाग है भारत का, ये जो पश्चिमी घाट है, ये एक भ्रंश कगार के रूप में ही, तीव्र ढाल वाला भ्रंश कगार के रूप में ही जाना जाता है। यहाँ पर जो कथन है और कारण दोनों ही सही है और कारण जो है कथन की व्याख्या कर रहा है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यदि कोई कन्फ्यूज़न है आपको तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, कार्डमम पहाड़ी को किस नाम से जाना जाता है। विकल्प ए पाली पहाड़ी, विकल्प 2 नीलगिरी पहाड़ी, विकल्प 3 येलागिरी पहाड़ी और विकल्प 4 है अनामलाई पहाड़ी। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 3 येलागिरी पहाड़ी। इसे हम येलामाला पहाड़ियाँ और इलायची की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। इसे कार्डमम पहाड़ी को येलामाला पहाड़ियाँ या येलागिरी या इलायची की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें इलायची की खेती अधिक होती है। ये जो पहाड़ी है ये मुख्य रूप से इलायची की खेती के लिए प्रसिद्ध है।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। आम्र बौछार है, विकल्प ए चक्रवाती वर्षा, विकल्प 2 पर्वतीय वर्षा, विकल्प 3 मानसून पूर्व वर्षा और विकल्प 4 है आम के बाग में कृत्रिम वर्षा। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 3 मानसून पूर्व वर्षा। भारत में ग्रीष्म काल में जो भारत में जो औसत वर्षा होती है उसका 10% जो होता है वो मानसून पूर्व वर्षा का होता है। भारत में होने वाली जो वर्षा है उसका औसत वर्षा का 10% जो है वो मानसून पूर्व वर्षा का होता है। और यही मानसून पूर्व वर्षा जो होती है उसको केरल में आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये आम की फसलों को पकने में सहायक होती है केरल में। और कर्नाटक में ही इस वर्षा को कॉफ़ी वर्षा या चेरी ब्लॉसम के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। उपग्रहों से प्राप्त कृत्रिम चित्रों के आधार पर भारत का वनाच्छादित क्षेत्र है। तो यहाँ पर ये विकल्प पुराने हम यहाँ पे नए डाटा को देखते हैं, नए आंकड़ों को देखते हैं। तो वर्तमान समय में भारत का जो वनाच्छादित क्षेत्र है वो है 24.56%। ये नया है, इसे आप नोट कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। यहाँ पर सुमेलित करना है, एक तरफ आपके घास के मैदान दिए हुए हैं और दूसरी तरफ स्थान दिया हुआ है। चलिए मिलान करते हैं। पहला है विकल्प ए है पंपास जो है ये अर्जेंटीना, पंपास अर्जेंटीना में पाए जाने वाले घास के मैदान है। कंपोज जो है ये ब्राज़ील, प्रेरी उत्तरी अमेरिका, वेल्स जो है वो दक्षिणी अफ्रीका और डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ये है घास के मैदान। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न बहुत होती है। कुछ शीतोष्ण घास के मैदान और उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं, जिन्हें आप अलग अलग एक सूची बना सकते हैं, शीतोष्ण घास के मैदान और उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। तो आपको याद करने में उन्हें सरलता हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। निम्नांकित में से किसे पारिस्थितिक आतंकवादी कहा जाता है? विकल्प 1 झूमिंग कृषि, विकल्प 2 मृदा अपरदन, विकल्प 3 है यूकेलिप्टस और विकल्प 4 है रासायनिक उर्वरक। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 3 यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस जो है इसे पारिस्थितिक आतंकवादी कहा जाता है या उसकी संज्ञा दी जाती है पारिस्थितिक आतंकवादी की, क्योंकि ये जो यूकेलिप्टस का जो पौधा होता है या पेड़ होता है वो मिट्टी के पोषक तत्वों एवं नमी को समाप्त कर देता है, क्योंकि ऐसा पेड़ होता है यूकेलिप्टस कि इसको पानी की अत्यधिक आवश्यकता होती है। यह मृदा से नमी ग्रहण करता है और जब मृदा से इसे जल नहीं मिलता है, इसकी जड़ों को मृदा से जल नहीं मिलता है, तो ये भूमिगत जल को सोखने लगता है। इसीलिए इसे पारिस्थितिक आतंकवादी की उपमा दी जाती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। कार्बेट नेशनल पार्क अवस्थित है? विकल्प 1 उत्तर प्रदेश में, विकल्प 2 हिमाचल प्रदेश में, विकल्प 3 उत्तरांचल में, विकल्प 4 सिक्किम में। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 3 उत्तरांचल में। कार्बेट नेशनल पार्क जो है ये भारत का पहला सबसे पुराना राष्ट्रीय नेशनल पार्क है और जिसकी स्थापना 1936 में हुई। और यह जो है नैनीताल, उत्तराखंड के नैनीताल जिले में हिमालय के शिवालिक पहाड़ियों और रामगंगा घाटी में विस्तृत है। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों और रामगंगा घाटी में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। कार्ल रिटर ने लांडेर कुंडे शब्द का प्रयोग किस अध्ययन के लिए किया था? विकल्प 1 क्षेत्रीय अध्ययन, विकल्प 2 प्रादेशिक अध्ययन, विकल्प 3 मानव केंद्रित अध्ययन, विकल्प 4 है क्रमबद्ध अध्ययन। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 2 प्रादेशिक अध्ययन। कार्ल रिटर जो है ये जर्मन भूगोलवेत्ता हैं और इन्होंने लांडेर कुंडे, इनकी पुस्तक है, प्रसिद्ध पुस्तक है लांडेर अर्ड कुंडे इनकी पुस्तक, अर्ड कुंडे इनकी एक पुस्तक है और इन्होंने अर्ड कुंडे शब्द जो है भूविज्ञान के लिए प्रयोग किया था, भूविज्ञान के लिए यूज़ किया था। वहीं पर इन्होंने लांडेर कुंडे शब्द का प्रयोग जो किया था वो प्रादेशिक भूगोल के लिए, प्रादेशिक भूगोल या फिर प्रादेशिक अध्ययन के लिए लांडेर कुंडे शब्द का प्रयोग किया। इसका सही आंसर है विकल्प 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक विचारधाराओं के विकास का सही अनुक्रम है? विकल्प 1 है निश्चयवाद, मात्रात्मक क्रांति, संभववाद और व्यवहारवाद। विकल्प 2 है निश्चयवाद, संभववाद, मात्रात्मक क्रांति, व्यवहारवाद। और विकल्प 3 है व्यवहारवाद, संभववाद, निश्चयवाद, मात्रात्मक क्रांति। विकल्प 4 है संभववाद, निश्चयवाद, व्यवहारवाद और मात्रात्मक क्रांति। इस प्रश्न का सही आंसर जो है वह है विकल्प 2 निश्चयवाद, संभववाद, मात्रात्मक क्रांति और व्यवहारवाद। यहाँ पर सही अनुक्रम पूछ रहा है। सबके बारे में जो भी विचारधारा हैं उनके बारे में समझ लेते हैं। निश्चयवाद जो है इसका जन्म और विकास जर्मनी में हुआ, जर्मनी में इसका जन्म और विकास हुआ और 18वीं शताब्दी में 18वीं सदी में कांट महोदय सर्वप्रथम कांट महोदय और उसके बाद 19वीं शताब्दी में हमबोल्ट, रिटर, रेडजेल ये प्रमुख जर्मन भूगोलवेत्ता रहे जिन्होंने इस विचारधारा का विकास किया। जर्मनी से इसका विकास प्रारंभ हुआ था निश्चयवाद विचारधारा का। अगला है संभववाद। संभववाद विचारधारा जो है इसका विकास जो है फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं ने किया था, फ्रांस में, अर्थात फ्रांस में इसका विकास हुआ, इस विचारधारा का विकास हुआ और इसके समर्थक और प्रवर्तक जो थे उनमें प्रमुख हैं ब्लास, ब्रून्स, फैब्रे, ईसा बोमेन और कार्ल सावर। देखिए यहाँ जो प्रमुख है उनके ही नाम लिख रहे हैं। ब्लास महोदय, विडाल डीला ब्लास है, ब्लास है, ब्रून्स है, फैब्रे और ईसा बोमेन, कार्ल सावर ये प्रमुख समर्थक रहे हैं संभववाद विचारधारा के। फिर इसके बाद आता है मात्रात्मक क्रांति। मात्रात्मक क्रांति क्या है? सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद भूगोल में अमूर्त सिद्धांत और मॉडल्स के साथ साथ सांख्यिकीय तकनीकी का प्रयोग भूगोल में किया जाने लगा। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद भूगोल में अमूर्त सिद्धांत, मॉडल्स और सांख्यिकी तकनीकी का प्रयोग किया गया, जिसे ही मात्रात्मक क्रांति का नाम दिया गया भूगोल में। इसके बाद इसी के मात्रात्मक क्रांति के ही विरोध में व्यवहारवाद आता है। व्यवहारवाद क्या है? इसमें ही कहा गया व्यवहारवाद में कि भूगोल में जब मॉडल, सांख्यिकी तकनीकी और अमूर्त सिद्धांतों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग हो रहा था, तो व्यवहारवाद में कहा गया कि यहाँ पर मानव के व्यवहार, उसके चिंतन, उसके मनन, उनका कोई भी महत्व नहीं रहा। मानव के व्यवहार का, चिंतन का, उसकी सोच का कोई भी यहाँ पर महत्व नहीं रहा, इसलिए व्यवहारवाद की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार से इनका क्रम है निश्चयवाद, संभववाद, मात्रात्मक क्रांति और व्यवहारवाद। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन है निम्नांकित में से किस भूगोलवेत्ता ने गतिशील संक्रमण सिद्धांत को विकसित किया था? विकल्प 1 है ई एस ली, विकल्प 2 है
E.G. रेवेंस्टीन, विकल्प 3 है W. जेलेंस्की और विकल्प 4 है C.D. हैरिस। C.D. हैरिस। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 3 W. जेलेंस्की। जेलेंस्की ने ये प्रवास संबंधी नियम है या प्रवास संबंधी सिद्धांत है, इन्होंने प्रवास संबंधी सिद्धांत दिया जिसमें जेलेंस्की महोदय ने गतिशीलता संक्रमण सिद्धांत को विकसित किया था और प्रवास संबंधी नियम में सर्वप्रथम रेवेंस्टीन महोदय ने, इन्होंने सर्वप्रथम E.G. रेवेंस्टीन ने E.G. रेवेंस्टीन ने प्रवास संबंधी नियम का प्रतिपादन किया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम वास्तविकता से संबंधित विज्ञानों का वर्गीकरण प्रस्तावित किया? विकल्प 1 है इमैनुअल कांट, विकल्प 2 अल्फ्रेड हेटनर, विकल्प 3 कार्ल रिटर और विकल्प 4 है रिचर्ड हार्टसोन। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 1 इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट सर्वप्रथम इमैनुअल कांट प्रथम भूगोलवेत्ता रहे जिन्होंने सबसे पहले वास्तविकता से संबंधित विज्ञानों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में से कौन सी एक संकल्पना वाइडल टीला ब्लास्ट से संबंधित नहीं है? विकल्प 1 भूदृश्य, जिसे लैंडस्केप कहते हैं, विकल्प 2 पार्थिव एकता, विकल्प 3 विशिष्ट जीवन पद्धति, विकल्प 4 है संभववाद। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 1 भूदृश्य। भूदृश्य शब्द का जो प्रयोग था वो जर्मन विद्वान रिस्थोफेन ने किया था। जर्मन भूगोलवेत्ता रिस्थोफेन ने किया था, जिसे लैंडस्केप कहा जाता है, लैंडस्केप या भूदृश्य और या लघु प्रदेश, तीनों में से यदि कोई भी होगा तो वो सही होगा। या फिर यहाँ पे भूदृश्य लिखा है, लैंडस्केप लिखा है या फिर लघु प्रदेश, इसका प्रयोग रिस्थोफेन ने किया था। रिस्थोफेन ने भूगोल को क्षेत्र विवरण विज्ञान माना था। भूगोल को क्षेत्र विवरण विज्ञान माना, जबकि अन्य जो है पार्थिव एकता, विशिष्ट जीवन पद्धति और संभववाद, ये जो तीनों हैं ये तीनों ही वाइडल टीला ब्लास्ट से संबंधित हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। निम्नांकित में से किस काल में मध्य एशिया को मानव जाति का पालना कहा जाता था? विकल्प 1 इयोसीन, विकल्प 2 प्लीस्टोसीन, विकल्प 3 प्लायोसीन, विकल्प 4 है होलोसीन। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 2 प्लीस्टोसीन। प्लीस्टोसीन काल जो है इसे मध्य एशिया को मानव जाति का पालना इस काल में कहा जाता है, क्योंकि इसी काल में क्या हुआ था कि बंदर सदृश जो मानव था, बंदर सदृश मानव, उसका विकास इसी काल में प्रारंभ हुआ था। उसने शिकार के लिए औजारों का निर्माण करना शुरू किया। इस प्रकार से धीरे धीरे मानव का विकास होना इसी युग से प्रारंभ माना जाता है। इसीलिए प्लीस्टोसीन काल में ही मध्य एशिया को मानव जाति का पालना इस काल में कहा गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में आपका जाति दिया है, सूची 2 में महाद्वीप दिए हुए हैं। विकल्प 1 है ए है निलोटिक जाति, विकल्प बी नॉर्डिक, विकल्प सी है अमरिंडियन और विकल्प डी है रेड इंडियन। चलिए इनको मिलान करते हैं। निलोटिक जाति जो है ये अफ्रीका में, ये मुख्य रूप से अफ्रीका महाद्वीप पर पाई जाती है और अफ्रीका में नील नदी घाटी और पूर्वी सूडान में, अफ्रीका में नील घाटी और पूर्वी सूडान में इस जाति का वर्चस्व है। फिर दूसरा है नार्डिक जो है वो उत्तरी पश्चिमी यूरोप में, यहाँ पे यूरोप दिया है, यूरोप में उत्तरी पश्चिमी यूरोप में ये जाति नार्डिक जो है पाई जाती है। तीसरा है अमरिंडियंस, ये जो है ये दक्षिण अमेरिका
दक्षिण अमेरिका में मुख्य रूप से गुयाना में इस जाति का वर्चस्व है। और डी है रेड इंडियन जो है ये उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। लैटिन अमेरिका के निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या का घनत्व निम्नतम है? विकल्प 1 ब्राज़ील, विकल्प 2 इक्वाडोर, विकल्प 3 कोलंबिया, विकल्प 4 मैक्सिको। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 1 ब्राज़ील। ब्राज़ील में जनसंख्या का घनत्व जो है वो निम्नतम है। यहाँ पर देख लेते हैं पहले है कितना। ब्राज़ील में जो है वो 25 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 25 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वहीं पर इक्वाडोर पे 73 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कोलंबिया में जो है वो 48 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और मैक्सिको में 67 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। देखिए ब्राज़ील में इतनी जो जनसंख्या घनत्व है वो कम क्यों है? उसका जो कारण है वो ये है कि मुख्य रूप से ब्राज़ील के जो वेस्टर्न एरियाज़ हैं, पश्चिमी भाग जो है ब्राज़ील का पश्चिमी भाग और सेंट्रल पार्ट जो है जो अमेजन बेसिन वाला पार्क है, अमेजन बेसिन वाला पार्ट और वेस्टर्न पार्ट जो है वहाँ पर ही कैसा है, वहाँ पर ब्राज़ील में जनसंख्या घनत्व कम होने का जो मुख्य कारण है वो है वहाँ की अनफेवरेबल क्लाइमेट, जो मानव के अनुपयुक्त नहीं है, मानव के रहने लायक नहीं है। अनफेवरेबल क्लाइमेट। और क्या है, वहाँ पर हैवी रेनफॉल होता है, हैवी रेनफॉल और लैक ऑफ एसेसिबिलिटी, मतलब आने जाने के साधन की कमी है, क्योंकि वहाँ पर डेंस फॉरेस्ट है, सघन वन पाए जाते हैं, डेंस फॉरेस्ट। ये सब इन कंडीशंस के कारण, अनफेवरेबल क्लाइमेट है, हैवी रेनफॉल होती है और लैक ऑफ एसेसिबिलिटी है ड्यू टू डेंस फॉरेस्ट के कारण, जिसके कारण ब्राज़ील में जनसंख्या का घनत्व निम्नतम देखने को मिलता है, 25 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में जनजाति दिया है, सूची 2 में राज्य दिया हुआ है। तो देखते हैं ए मुंडा, बी टोडा, सी खासी, डी गोंड। यहाँ पर मिलान करते हैं। मुंडा जनजाति जो है वो झारखंड की, मुंडा जनजाति झारखंड के में पाई जाती है। वहीं पर टोडा जनजाति जो है वो नीलगिरी, तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ों पर, और खासी जनजाति मेघालय, और गोंड जनजाति जो है ये मध्य प्रदेश में पाई जाती है। मुंडा जनजाति झारखंड, टोडा नीलगिरी तमिलनाडु के नीलगिरी, खासी जो है वो मेघालय राज्य में, और गोंड जनजाति जो है ये मध्य प्रदेश में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82। न्यूजीलैंड के मूल निवासी कहे जाते हैं। विकल्प ए है फ्लेमिंग्स, विकल्प 2 मियोस, विकल्प 3 है मायोरिस, विकल्प 4 है कुर्दस। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 3 मायोरिस। देखिए यहाँ पर आपको मायोरिस दिख रहा है, कहीं कहीं बुक में आपको माओरी दिखेगा, लिखा हुआ मिलेगा माओरी। माओरी जो है ये न्यूजीलैंड के मूल निवासी कहे जाते हैं, माओरी या मायोरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित देशों में से कौन जनांकीय संक्रमण के अंतिम चरण में है? विकल्प 1 है भारत, विकल्प 2 जापान, विकल्प 3 मिस्र, विकल्प 4 है बांग्लादेश। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 2। यहाँ पर पूछ रहा है जनांकीय संक्रमण के अंतिम चरण में है, लास्ट चरण में है, तो जापान जो है ये जनांकीय संक्रमण के अंतिम चरण में है, क्योंकि यहाँ पर जो है विकसित समाज, यहाँ पर पहले देख लेते हैं, यहाँ पर जो बर्थ रेट है वो भी कम हो जाता है और डेथ रेट जो है ये भी, दोनों ही एकदम निम्नतम अवस्था में आ जाते हैं, निम्न हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं। यहाँ पर इसकी विशेषता क्या है? विकसित समाज पाया जाता है, विकसित समाज है। और
स्थिर जनसंख्या वृद्धि, जो जनसंख्या वृद्धि है वो स्थिर हो चुकी है। स्थिर जनसंख्या वृद्धि, ये अंतिम अवस्था की विशेषताएं हैं। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत जो दिया गया है उसमें अंतिम जो चरण है उसकी विशेषता क्या है? 4 चरण बताए गए थे। 5वां चरण बाद में कोलिन क्लार्क महोदय ने दिया था उसमें, लेकिन चौथे चरण में जो है जापान और अन्य विकसित देश इसी में शामिल हो गए हैं। और यहाँ पर हम देख लेते हैं जो भारत है, भारत जो है वो तीसरी अवस्था में है, तीसरे चरण में है, तीसरे चरण में है भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नांकित में से किसे मुक्ता मेघों की जननी कहा जाता है? विकल्प 1 क्षोभ सीमा, विकल्प 2 मध्य मंडल, विकल्प 3 समताप मंडल, विकल्प 4 ओजोन मंडल। इस प्रश्न का जो है सही आंसर है वो है विकल्प 3 समताप मंडल। देखिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। समताप मंडल में के निचले भागों में, समताप मंडल के निचले भागों में कभी कभी सिरस बादल बनते हैं। सिरस, यहाँ पर जैसे मुक्ताब मेघ लिखा है, यहाँ पे सिरस बादल भी लिखा जा सकता है, लिखा होता है कभी जैसे लिखा मिल जाए सिरस बादल। सिरस बादल कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ बनते हैं? तो सिरस बादल जो है ये वायुमंडल के समताप मंडल जो परत होती है उसमें पाए जाते हैं, जिन्हें मदर ऑफ पर्ल क्लाउड, इंग्लिश में इसे कहेंगे मदर ऑफ पर्ल क्लाउड, मदर ऑफ पर्ल क्लाउड या फिर नेक्रियस क्लाउड भी कहा जाता है इसे, नेक्रियस क्लाउड कहते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन से पवन अन्य तीन से भिन्न है? विकल्प 1 चिरूक, विकल्प 2 फोन, विकल्प 3 ब्लिज़ार्ड, विकल्प 4 हरमट्टॉन। ये हरमट्टॉन है यहाँ पर। तो इस प्रश्न का सही आंसर है वो है विकल्प 3 ब्लिज़ार्ड। देखिए अन्य जो है चिनूक, फोन और हरमट्टॉन जो है ये गर्म एवं शुष्क हैं, गर्म, जबकि जो ब्लिज़ार्ड है ये ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाली, ध्रुवीय क्षेत्रों में बहने वाली ठंडी एवं शुष्क पवन है, इसलिए ये अन्य 3 से भिन्न है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में कोपेन जलवायु दिया हुआ है, उनकी जो उन्होंने जो वर्ड दिए थे जलवायु का वर्गीकरण में, और दूसरी तरफ जलवायु का प्रकार दिया हुआ है। तो यहाँ पर मिलान करते हैं। ए, विकल्प ए जो दिया है एफ उन्होंने यूज़ किया था ग्रीष्मकालीन आर्द्र क्षेत्रों के लिए जहाँ पर वर्ष भर वर्षा होती है। एफ आर्द्र क्षेत्रों के लिए दिया था। डब्ल्यू जो है उन्होंने शुष्क शीत ऋतु के लिए, विंटर ड्राई शुष्क शीत ऋतु के लिए डब्ल्यू, और एस जो है वो शुष्क ग्रीष्म ऋतु के लिए उन्हें शुष्क ग्रीष्म ऋतु जलवायु के लिए उन्होंने एस शब्द का यूज़ किया था, और एम जो है वो ग्रीष्मकालीन प्रचुर मानसून वर्षा के लिए एम शब्द का प्रयोग किया। एफ आर्द्र क्षेत्रों के लिए, डब्ल्यू विंटर ड्राई शुष्क शीत ऋतु, एस समर ड्राई शुष्क ग्रीष्म ऋतु, और एम जो है वो मानसूनी वर्षा के लिए, ग्रीष्मकालीन प्रचुर मानसूनी वर्षा के लिए प्रयोग किया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा प्रदत्त कूट से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ इसमें जलवायु दिया हुआ है और दूसरी तरफ उनका क्षेत्र दिया हुआ है, कौन सी जलवायु किस जगह पाई जाती है। तो यहाँ पर मिलान करते हैं। विषुवत रेखीय जलवायु, देखिए जो क्षेत्र है ये 5 दिए हुए हैं और जलवायु 4 दी हुई है, सही से मिलान करिए। विषुवत रेखीय जलवायु जो है वो सिंगापुर जो है वो विषुवत रेखीय जलवायु के अंतर्गत आता है। वहीं उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय जलवायु ये पाई जाती है सूडान में। भूमध्य सागरीय जलवायु ये मध्य चिली में, और टुंड्रा जलवायु जो है ये ग्रीनलैंड में, जबकि ऑस्ट्रेलिया ये खाली है।
विश्वतरेखीय जलवायु सिंगापुर, उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय जलवायु सूडान, भूमध्य सागरीय जलवायु मध्य चिली और टुंड्रा जलवायु ग्रीनलैंड में पाई जाती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। ब्रिटिश रसायनज्ञ ल्यूक हॉवर्ड द्वारा मेघों को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया गया? विकल्प 1 है 2, विकल्प 2 3, विकल्प 3 है 4, विकल्प 4 है 5। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 3, विकल्प 3। तब 4। ल्यूक हॉवर्ड जो थे ब्रिटिश रसायनज्ञ, उन्होंने मेघों को 4 प्रकार में बांटा था उन्होंने। और ऐसे भी हम देख लेते हैं, धरातल से ऊंचाई के आधार पर, धरातल से ऊंचाई के आधार पर 4 प्रकार के बांटे गए हैं बादल। और स्वरूप के आधार पर कभी क्वेश्चन बन सकता है कि धरातल से ऊंचाई के आधार पर मेघों का वर्गीकृत कितने भागों में किया गया था, तो 4 प्रकार। उसी तरह स्वरूप के आधार पर भी 4 वर्गों में मेघों के स्वरूप को वर्गीकृत किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। हवाओं की पेटियों के खिसकाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन चिन्हित कीजिए। विकल्प 1, भूमध्य सागरीय प्रदेशों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। विकल्प 2, ग्रीष्मकाल में ध्रुवीय हवाओं से 60 से 70 डिग्री अक्षांशों के मध्य के क्षेत्रों में वर्षा होती है। विकल्प 3 है मानसूनी हवाओं की उत्पत्ति होती है। विकल्प 4, वायुदाब पेटियों का खिसकाव पृथ्वी के परिभ्रमण का प्रतिफल नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 4। यहाँ पर अशुद्ध कथन ढूंढना है जो गलत है। तो वायुदाब पेटियों का खिसकाव जो है वो पृथ्वी के परिभ्रमण का ही प्रतिफल है, पृथ्वी के परिभ्रमण का प्रतिफल है। जो वायुदाब पेटियाँ हैं उनमें से देखिए कुछ पेटियाँ जो है वो तापजन्य हैं, जिनकी उत्पत्ति ताप के कारण होती, तापमान के कारण होती है उन वायुदाब पेटियों के। और कुछ जो वायुदाब पेटियाँ हैं वो गतिजन्य हैं, गतिजन्य वायुदाब पेटियाँ हैं जो पृथ्वी के जिनकी उत्पत्ति जो है वो पृथ्वी के परिभ्रमण का ही प्रतिफल है और जिनका खिसकाव सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने पर उन वायुदाब पेटियों का खिसकाव भी होता है। तो ये कथन जो है ये सही है। यहाँ पर अशुद्ध कथन यही था यहाँ पे, क्योंकि नहीं दिया हुआ है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। तापीय प्रतिलोमन की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकल्प 1 है इसमें कोहरा नहीं बनता। विकल्प 2, इसके कारण वायुमंडल में स्थिरता आ जाती है। विकल्प 3 है इसमें वर्षा की दशाएं प्रबल हो जाती हैं। विकल्प 4, धरातलीय निम्न भागों में पाला नहीं पड़ता है। विकल्प इसका 2 जो है वो सही है। यहाँ पर पूछा है कौन सा कथन सही है। अन्य जो है विकल्प 2 सही है। अन्य जो है इसमें कोहरा नहीं बनता है, तो ये भी गलत है। इसमें वर्षा की दशाएं प्रबल हो जाती हैं, ये भी गलत है। और धरातलीय निम्न भागों में पाला नहीं पड़ता, ये भी गलत है। देखिए यहाँ समझ लेते हैं तापीय प्रतिलोमन होता क्या है। जब ऊपर वायुमंडल के ऊपरी भाग में गर्म हवाएं होती हैं, गर्म हवाएं, और निचले भाग में ठंडी हवाएं होती हैं। ठंडी हवाओं के कारण इन्हीं के कारण ऊपरी भाग में गर्म हवा तथा निचले भाग में ठंडी हवा, ये तापीय प्रतिलोमन के फलस्वरूप ही यहाँ पर कोहरा का निर्माण होता है, कोहरे का निर्माण होता है। साथ ही साथ ऐसी दशा में पाला धरातलीय भागों में, निम्न भागों में पाला भी पड़ता है, कोहरा भी बनता है और वायुमंडल में स्थिरता आ जाती है। क्यों? क्योंकि जिस कारण वायु का क्या होता है, वायु का संचलन ऊपरमुखी और अधोमुखी, वायु का ऊपरमुखी और अधोमुखी संचलन बंद हो जाता है, स्थिर हो जाता है या स्थगित हो सकता है, स्थगित हो जाता है कहा जा सकता है। वायु का ऊपरमुखी और अधोमुखी संचलन स्थगित हो जाता है, जिसके कारण वायुमंडल में क्या होता है, स्थिरता आ जाती है। इसलिए यहाँ पर ये जो कारण है, ये जो कथन है ये सही है। इसका आंसर विकल्प 2 सही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 91। विकिरण का प्रवाह विकिरण करने वाली वस्तु के निरपेक्ष
तापमान की चौथी घात के समानुपाती होता है। यह एक कथन है। विकिरण का प्रभाव विकिरण करने वाली वस्तु के निरपेक्ष तापमान की चौथी घात के समानुपाती होता है। उक्त व्याख्या निम्नलिखित में से किस नियम से संबंधित है? विकल्प 1 वेन का विस्थापन नियम। पहली बात तो ये क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है, रिपीटेड नहीं है, ये अभी आप पहली बार देख रहे हैं ये क्वेश्चन। विकल्प 1 है वेन का विस्थापन नियम, विकल्प 2 स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम, विकल्प 3 है प्रतिलोम वर्ग का नियम और विकल्प 4 है रेले का नियम। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है विकल्प 2 स्टीफन बोल्ट्जमैन का नियम। स्टीफन बोल्ट्जमैन का नियम है, उन्हीं का ये प्रमुख कथन है। उन्होंने अपने नियम में ये बताया कि विकिरण का प्रवाह विकिरण करने वाली वस्तु के निरपेक्ष तापमान की चौथी घात के समानुपाती होता है। इसे आप जरूर से नोट कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति विषयक अवतलन सिद्धांत के प्रतिपादक थे? विकल्प 1 डार्विन, विकल्प 2 है मरे, विकल्प 3 डेविस, विकल्प 4 अगासिज। तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 2। प्रवाल भित्तियों से संबंधित डार्विन महोदय ने अवतलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अवतलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित को लवणता के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कूट से सही उत्तर दीजिए। यहाँ पर क्या करना है, हमें लवणता के आधार पर आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में बताना है। तो सबसे कम जो लवणता पाई जाती है वो होती है कैस्पियन सागर में। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर है टिटिकाका झील और तीसरे नंबर पर है मृत सागर और चौथे नंबर पर सर्वाधिक लवणता वाली जो है वो वॉन झील है। ये इसका सही क्रम है। सी, डी, ए और बी लवणता के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में ये सही क्रम है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। फुनाफुटी प्रवाल वलय अवस्थित है? विकल्प 1 एलिस द्वीप पर, विकल्प 2 पश्चिमी द्वीप समूह पर, विकल्प 3 तस्मानिया द्वीप पर, विकल्प 4 है हवाई द्वीप पर। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 1 एलिस द्वीप पर। फुनाफुटी प्रवाल वलय जो है ये एलिस द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित एलिस द्वीप पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। होलीमैन के अनुसार गंगा नदी द्वारा समुद्र में जमा निक्षेप की मात्रा है? विकल्प 1 है 1600 गुणे, यहाँ पे गलत है ना, 6 ऊपर लगा हुआ है इसके, 1600 × 10⁶ टन प्रति वर्ष। विकल्प 2 है 800 × 10⁶ टन प्रति वर्ष। विकल्प 3 है 550 × 10⁶, यहाँ पर भी है टन प्रति वर्ष। और विकल्प 4 है 340 × 10⁶ टन प्रति वर्ष। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 1 1600 × 10⁶ टन प्रति वर्ष जो है वो होलीमैन के अनुसार गंगा नदी के द्वारा समुद्र में जमा निक्षेप की मात्रा है। देखिए आपको सविंदर सिंह की बुक पर्यावरण भूगोल में मिल जाएगा ये। उनके अनुसार, सविंदर सिंह के अनुसार गंगा नदी के द्वारा जो समुद्र निक्षेप है, समुद्र निक्षेप गंगा नदी में वो है 1450 गुणे 10⁶ टन प्रति वर्ष। ये गंगा नदी द्वारा समुद्री निक्षेप है। तो यहाँ पर आंसर इसलिए इसको सही माना गया है क्योंकि ये 1450 इसके करीब है, 1600 जो है इसके करीब है, इसलिए यहाँ पर सही आंसर इसको 1600 गुणे 10⁶ टन प्रति वर्ष माना गया है। सही आंसर इसका विकल्प 1 होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96। समुद्री जल का घनत्व नियंत्रित होता है? विकल्प 1 लवणता व तापक्रम से, बी दूसरा है संपीड़ितता व संवहन से, विकल्प 3 है उपयुक्त सभी कारकों से, विकल्प 4 है उपयुक्त में से किसी भी कारक से नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 3 उपयुक्त सभी कारकों से। समुद्री जल का जो घनत्व है वो लवणता से, तापमान से, संपीड़ितता और संवहन, इन सभी कारकों से नियंत्रित होता है। हम देख लेते हैं यहाँ पर जो तापमान होता है, टेम्परेचर और डेंसिटी में विपरीत संबंध होता है, उल्टा संबंध
पाया जाता है तापमान और घनत्व में। तापमान और घनत्व में यदि तापमान उच्च होता है, जिन क्षेत्रों में तापमान अधिक होता है वहाँ पर घनत्व जो है वो कम होगा, क्योंकि तापमान अधिक होने पर क्या होता है, जल जो होता है जल का प्रसार होता है या फैलता है, जिसके कारण जो डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है। जहाँ पर, ध्यान से सुनिएगा, जहाँ पर तापमान अधिक होता है वहाँ पर जल गर्म होकर फैलता है, जिसके कारण डेंसिटी कम पाई जाती है। यहाँ पर विपरीत संबंध होता है तापमान और डेंसिटी का। वहीं पर सैलिनिटी जो होती है, लवणता, और डेंसिटी में और सैलिनिटी में क्या होता है, सीधा संबंध पाया जाता है। विपरीत संबंध है, सीधा संबंध पाया जाता है। यदि लवणता अधिक होती है तो वहाँ पर डेंसिटी भी अधिक होगी। लवणता अधिक तो घनत्व भी, समुद्री जल का घनत्व भी अधिक होगा। इस प्रकार से यहाँ पर लवणता, तापमान, संपीड़ितता और संवहन यहाँ पर क्या है, जैसे क्या होता है कि जहाँ पर उच्च लवणता पाई जाती है, लवणता जो है ये सैलिनिटी, उच्च लवणता पाई जाती है तो वहाँ पर घनत्व भी उच्च होता है, अधिक होगा। जहाँ पर साथ ही साथ जहाँ पर तापमान अधिक होता है तो वहाँ पर संवहन धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। ये जो है संवहन धाराएं भी, तापमान अधिक होता है संवहन धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। संवहन धाराएं उत्पन्न होती है तो वहाँ पर संवहनी वर्षा होती है। संवहनी वर्षा अधिक होगी। जब संवहनी वर्षा होती है तो वर्षा से फिर से क्या होता है कि जल का घनत्व जो होता है वो कम हो जाता है। जहाँ संवहनी वर्षा होगी वहाँ पर डेंसिटी जो होगी वो समुद्री जल की वो कम हो जाती है। इस प्रकार से ये सभी कारक जो है, लवणता, तापक्रम, संपीड़ितता और संवहन, ये सभी समुद्री जल के घनत्व को नियंत्रित करते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। जनगणना 2001 के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरों में रहती है? विकल्प 1 26.8%। चलिए यहाँ पर हम नए आंकड़ों को देखते हैं। 2011 जो है सेंसस के अनुसार यहाँ पर 31.6% जनसंख्या भारत में नगरीय क्षेत्रों में निवास करती है। 31.6%। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 98। अधोलिखित में से कौन सा महाद्वीप ज्वालामुखी से रहित है? विकल्प 1 उत्तरी अमेरिका, विकल्प 2 दक्षिण अमेरिका, विकल्प 3 एशिया, विकल्प 4 ऑस्ट्रेलिया। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 4 ऑस्ट्रेलिया, जो है जहाँ पर ज्वालामुखी नहीं पाए जाते हैं। ये ज्वालामुखी रहित महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन अपवर्तनात्मक आकृति नहीं है? अपवर्तनात्मक आकृति नहीं है। विकल्प 1 प्राकृतिक तटबंध, विकल्प 2 है प्रपात कुंड, विकल्प 3 है गिरिशृंग है यहाँ पर, और विकल्प 4 है अरैत। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 1 प्राकृतिक तटबंध। देखिए जो प्राकृतिक तटबंध है वो अपवर्तनात्मक स्थलाकृति नहीं है, जबकि वो नदी द्वारा निर्मित निक्षेपणात्मक स्थलाकृति है। क्या होता है, जब नदी अपने दोनों किनारों पर मिट्टियों के जमाव या निक्षेप करती है, मृदा का या अवसाद का निक्षेप करती है, जिससे लंबे लंबे बांधों का निर्माण हो जाता है। कम ऊंचाई वाले कटक के समान दिखाई पड़ते हैं, दूर से देखने पर कम ऊंचाई वाले कटक के समान दिखाई पड़ते हैं वो बांध, उन्हें ही प्राकृतिक तटबंध कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति कास्ट स्थलाकृति से संबंधित है? विकल्प 1 है वी आकार की घाटी, विकल्प 2 यू आकार की घाटी, विकल्प 3 अंधी घाटी, विकल्प 4 है लटकती घाटी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है, यहाँ पूछा है कास्ट स्थलाकृति से संबंधित है, तो कास्ट स्थलाकृति से संबंधित है जो विकल्प 3 अंधी घाटी। वी आकार की घाटी जो है ये नदी से इसका जो निर्माण होता है वो नदी से होता है। यू आकार घाटी हिमनद से होता है। लटकती घाटी
इसका भी निर्माण जो है हिमनद जो कारक है उनसे होता है, जबकि अंधी घाटी जो है ये कास्ट स्थलाकृति से संबंधित स्थलाकृति है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101। निम्नांकित में से कौन सी स्थलाकृति नवोन्मेष का परिणाम नहीं है? विकल्प 1 है नदी वेदिकाएं, नदी वेदिकाएं। विकल्प 2 निक पॉइंट। विकल्प 3 गंभीरीभूत विसर्प। और विकल्प 4 है संरचनात्मक सोपान। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 4 संरचनात्मक सोपान जो है यह नवोन्मेष स्थलाकृति का परिणाम नहीं है। नवोन्मेष स्थलाकृति क्या होती है? जब अपरदन चक्र में व्यवधान आ जाता है तो पुनः नदी जो है वो पुनः अपने आधार तल को प्राप्त करने के लिए पुनः अपरदन कार्य प्रारंभ कर देती है। आधार तल को प्राप्त करने के लिए पुनः अपरदन प्रारंभ कर देती है। यहाँ पे नदी का उदाहरण दिया है मैंने कि जैसे नदी है वो पुनः आधार तल को प्राप्त करने की, जैसे वो घाटी में प्रवाहित हो रही है, लेकिन नवोन्मेष के कारण पुनः आधार तल प्राप्त करने के लिए वह फिर से एक नई घाटी का निर्माण करती है, तो उसको हम नवोन्मेष स्थलाकृति कहते हैं। तो यहाँ पर नदी वेदिका जो है, निक पॉइंट है, गंभीरीभूत विसर्प या इसे अधःकर्तित विसर्प भी कहते हैं, सही है। ये तीनों ही नवोन्मेष का परिणाम, जबकि संरचनात्मक सोपान जो है ये लगता है ये वेदिका के समान ही है, वेदिका के समान, लेकिन इस संरचनात्मक सोपान है ये नवोन्मेष के कारण नहीं बनता है। ये तब बनता है जब नदी के मार्ग में कठोर और मुलायम चट्टानें जो हैं, जो चट्टानों की जो परतें पाई जाती है वो क्रम से पाई जाती हैं। तो नदी क्या करती है? मुलायम चट्टानों को तो अपरदन कर देती है, इनका अपरदन कर देती है, लेकिन कठोर चट्टानें यथावत उसी प्रकार से बनी रहती हैं। तो स्थलाकृति जो बनती है वो कुछ सोपान के आकार में, सीढ़ी के आकार में बनती है। इसलिए जो ये संरचनात्मक सोपान है ये नदी के अपरदन के परिणाम स्वरूप बनी हुई स्थलाकृति, ना कि ये नवोन्मेष का परिणाम है। अन्य तीन नवोन्मेष का परिणाम है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102। अवनमित कुंड एक भूरूप है जो संबंधित है। विकल्प 1 है कास्ट प्रदेश में अपरदन चक्र से। विकल्प 2 है सहायता अपरदन चक्र से। विकल्प 3 हिमनद प्रदेशीय अपरदन चक्र से। और विकल्प 4 है समुद्र तटीय अपरदन चक्र से। तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 2 सरिता अपरदन चक्र से। अवनमित कुंड जो है ये सरिता अपरदन चक्र के दौरान इसका निर्माण होता है। अवनमित कुंड जिसे पॉट होल्स भी कहते हैं, पॉट होल्स भी कहा जाता है। क्या होता है? जब नदी की तली में जल का भंवर के साथ, नदी की तली में जब जल भंवर के रूप में जब चलता है, भंवर के साथ ही उसमें छोटे छोटे पत्थर, छोटे छोटे कंकड़, पत्थरों के टुकड़े जो होते हैं वो तेज़ी से उसी गोल में ही जब तेज़ी से वो घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है? एक गर्त का निर्माण हो जाता है, एक गड्ढे का निर्माण हो जाता है, बन जाता है गड्ढे के समान। तो जिसे जल गर्तिका या अवनमित कुंड या फिर पॉट होल्स की संज्ञा दी जाती है। ये अपरदन चक्र के द्वारा, सरिता के अपरदन चक्र से निर्मित होते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103। नुनाटक का संबंध अपरदन चक्र की किस अवस्था से है? विकल्प 1 युवावस्था, विकल्प 2 प्रौढ़ावस्था, विकल्प 3 वृद्धावस्था, विकल्प 4 है पूर्व युवावस्था। इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो है विकल्प 2 प्रौढ़ावस्था। नुनाटक का संबंध जो है वो हिमनद से है, हिमनद के अपरदन के परिणाम स्वरूप निर्मित स्थलाकृति है। और यह प्रौढ़ावस्था में, हिमनद के प्रौढ़ावस्था में निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृति है नुनाटक। नुनाटक होता क्या है? विस्तृत हिम क्षेत्र में या दरारों के बीच में, हिम क्षेत्र में ही उठे हुए टीले, कुछ इस प्रकार से उठे हुए टीले जो चारों तरफ से हिम से घिरे होते हैं, चारों तरफ से हिम से घिरे होते हैं, उन्हें ही नुनाटक कहा जाता है, नुनाटक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104।
यदि अभी तक आप लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो फटाफट वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा प्रदत्त कूट से सही उत्तर चुनिए। अपर्दन चक्र के प्रकार दिए हुए हैं और अवस्थाओं की संख्या ये ऐसे हो गया है। ठीक है, ये है अवस्थाओं की संख्या और ये है अपर्दन चक्र। अब हमें इसको मिलन करना है। तो यहाँ पर सरिता अपर्दन चक्र जो है, यहाँ पर देख लेते हैं। सरिता अपर्दन चक्र तीन अवस्थाओं में सरिता अपर्दन चक्र पूर्ण होता है। कौन कौन सी अवस्था होती है? यहाँ पर लिख रहे हैं तरुणावस्था, प्रौढ़ावस्था और जीर्णावस्था। प्रौढ़ और जीर्णावस्था सरिता के सामान्य अपर्दन चक्र को आप देखेंगे यदि तो तरुणावस्था, प्रौढ़ावस्था और जीर्णावस्था में पूर्ण होता है। फिर हिमनद प्रदेश अपर्दन चक्र जो है यह भी 3 चरणों में या 3 अवस्थाओं में पूरा होता है। वहीं पर मरुस्थलीय अपर्दन चक्र जो है, मरुस्थलीय अपर्दन चक्र जो है ये 4 अवस्थाओं में पूर्ण होता है। कौन कौन सी अवस्थाएं मरुस्थलीय अपर्दन? प्रारंभिक अवस्था है, तरुणावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। फिर अगला है जलमग्न किनारों पर अपर्दन चक्र। जलमग्न किनारों पर पूछ रहा है यहाँ पर। तो जलमग्न किनारों का जो है ये भी 4 है। यहाँ पर गलत दिया है ऑप्शन, यहाँ पर 4 होगा। जलमग्न किनारों का अपर्दन चक्र भी 4 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। कौन कौन सी? यही है प्रारंभिक अवस्थाएं, तरुण अवस्था, प्रौढ़ और जीर्ण अवस्था। इसको आप सविंद्र सिंह की बुक में आप जाकर भौतिक भूगोल में सविंद्र सिंह की बुक में आपको ये मिल जाएगा। आप इसे देख लीजिएगा तो आपको जब ऐसे आप पढ़ लेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा किन किन चरणों में, क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ नया है। इस तरह का क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, चरण पूछे गए हैं। तो इसको आप ज़रूर से एक बार देख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105। जब कोई नदी मूल नदी की सहायक नदी में गिरती है और मूल नदी के समानांतर किंतु विपरीत दिशा में बहती है तो वह प्रस्तुत करती है। विकल्प 1 अनुवर्ती अपवाह, विकल्प 2 परवर्ती अपवाह, विकल्प 3 नवानुवर्ती अपवाह, विकल्प 4 प्रत्यानुवर्ती अपवाह। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो विकल्प 4 प्रत्यानुवर्ती अपवाह, ये सही होगा। यहाँ पर हम देख लेते हैं, जैसे ये मुख्य नदी है, मुख्य नदी में मिलने वाली सहायक नदी और फिर सहायक नदी में मिलने वाली जो नदी है वो ये प्रत्यानुवर्ती नदी। तो ये देखिए आप, ये नदी के समानांतर ही है। मुख्य नदी के यहाँ बोल रहा है मुख्य नदी के समानांतर, मूल नदी के समानांतर तो होती है किंतु विपरीत दिशा में। मुख्य नदी जो है वो इस साइड प्रवाहित हो रही है और उसे मिलने वाली जो सहायक नदी है वो इधर इस ओर प्रवाहित हो रही है। इसे प्रत्यानुवर्ती अपवाह कहते हैं। प्रत्यानुवर्ती अपवाह। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106। डेल्टा आकृति के अनुसार 4 प्रकार के तथा रचना की प्रगति के अनुसार 2 प्रकार के होते हैं। विकल्प 1 उपयुक्त दोनों कथन असत्य है। विकल्प 2 है पहला कथन सही और दूसरा कथन गलत है। विकल्प 3 दूसरा कथन सही और पहला कथन गलत है। विकल्प 4 है दोनों कथन सही है। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 3 दूसरा कथन सही है और पहला कथन गलत है। देखिए आकृति के अनुसार जो है, आकृति के अनुसार 5 प्रकार के डेल्टा, 5 प्रकार के डेल्टा बताए गए हैं आकृति के अनुसार, और रचना की प्रगति के अनुसार जो है वो 2 प्रकार के, ये सही है। यहाँ पर 2 प्रकार दिया हुआ है। रचना की प्रगति के अनुसार 2 प्रकार है और आकृति के अनुसार, देखिए आकृति के अनुसार कौन कौन से पाए जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। चापाकार डेल्टा, पंजाकार डेल्टा, ज्वार नदमुख डेल्टा, रुंटित डेल्टा और पालीयुक्त डेल्टा, ये आकृति के अनुसार है 5 जो बताया अभी। और 2 जो है ये रचना की प्रगति के अनुसार जो 2 है उसमें है एक प्रगतिशील डेल्टा और दूसरा है अवरोधित डेल्टा। ये 2 जो है रचना की प्रगति के अनुसार बताए गए हैं। तो यहाँ पर दूसरा कथन सही है और पहला कथन गलत है।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से किस प्रदेश की जलवायु भूमध्य सागरीय प्रकार की है? विकल्प 1 दक्षिणी अफ्रीका के केप टाउन प्रदेश, विकल्प 2 है उत्तरी पश्चिमी यूरोप, विकल्प 3 उत्तरी अमेरिका का वृहद प्रदेश, विकल्प 4 उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 1 दक्षिणी अफ्रीका का केप टाउन प्रदेश जो है वहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। भूमध्य सागरीय जलवायु का जो विस्तार है वो 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी दोनों अक्षांश में है, उत्तरी और दक्षिणी। और मुख्य रूप से ये भूमध्य सागरीय तटवर्ती क्षेत्रों में के तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। मध्य कैलिफोर्निया, मध्य चिली, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी भाग, यही जो यहाँ पर दिया है दक्षिण अफ्रीका केप टाउन प्रदेश है, न्यूजीलैंड का उत्तरी भाग, इन सब क्षेत्रों पे भूमध्य सागरीय जलवायु का विस्तार पाया जाता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 108, वायु द्वारा निर्मित अपरदनात्मक भूरूप है? विकल्प 1 मरुबेसिन, विकल्प 2 प्लाया, विकल्प 3 पवन सेतु, विकल्प 4 है पेडिमेंट। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 3 पवन सेतु। वायु के द्वारा निर्मित पवन सेतु जो है ये अपरदनात्मक भूरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109, गुटेनबर्ग के अनुसार वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा होती है? विकल्प 1 है 60.5%, विकल्प 2 है 71.2%, विकल्प 3 है 78.3% और विकल्प 4 है 85.2%। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 3 78.3%। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का जो प्रतिशतता है वो 78.3% है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 110, जेट धारा बहती है? विकल्प 1 उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर, विकल्प 2 दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर, विकल्प 3 है पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर और विकल्प 4 है पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 4 पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर। जेट धारा होती क्या है क्षोभ मंडल की ऊपरी परतों में, क्षोभ मंडल की ऊपरी परतों में पश्चिम से पूर्व की ओर अत्यंत तीव्र गति से चलने वाली पवन धाराएं जो हैं ये 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पे प्रवाहित होती हैं दोनों गोलार्धों में, दक्षिणी उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में प्रवाहित होती है। इनका मार्ग कैसा होता है? लहरदार और विसर्पण। जेट धारा जो है क्षोभ मंडल की ऊपरी परतों में 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर पश्चिम से पूर्व की ओर उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में प्रवाहित लहरदार और विसर्पण रूप में प्रवाहित होने वाली एक धारा है, पश्चिम से पूर्व की ओर। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 111, वायुमंडल की निम्नांकित गैसों में से कौन पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करती है? विकल्प 1 नाइट्रोजन, विकल्प 2 कार्बन डाइऑक्साइड, विकल्प 3 हीलियम, विकल्प 4 ओजोन। इस प्रश्न का सही आंसर विकल्प 4 ओजोन। ओजोन जो है ये वायुमंडल में पाई जाने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। ओजोन जो है ये समताप मंडल में, इसका विस्तार समताप मंडल में 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पे ओजोन गैस की अधिकता होती है। ओजोन गैस की अधिकता होती है जिस कारण उस क्षेत्र को ही है, उस मंडल को या उस परत को ओजोन मंडल के नाम से जाना जाता है। ओजोन मंडल का क्या काम है कि सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करके पृथ्वी को उसके हानिकारक किरणों से बचाती है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 111, प्रत्येक स्थान में संभावनाएं हैं लेकिन कहीं भी कोई आवश्यकता नहीं। मानव न केवल संभावनाओं का स्वामी है बल्कि उसके प्रयोग का निर्णायक भी है। उपयुक्त कथन किस भूगोलविद द्वारा प्रदत्त है? देखिए इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी फेमस जो कथन है ये, इसे ज़रूर देख लीजिएगा एक बार। विकल्प 1 है DM स्मिथ, विकल्प 2 एल फेब्रे, विकल्प 3 फ्रेडरिक लीले, विकल्प 4 है डिमांजिया। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प
2 लूसियन फैब्रे या एल फैब्रे, जिन्होंने यह कथन कहा था। और ये संभववाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इन्होंने किया था। संभव लूसियन फैब्रे या एल फैब्रे ने ही संभववाद विचारधारा जो थी उस शब्द का प्रयोग किया था। ये संभववाद विचारधारा के प्रवर्तक थे, मानने वाले थे, और उन्हीं का ये प्रमुख कथन है, इम्पॉर्टेंट है, ये एक प्रमुख कथन है। प्रत्येक स्थान में संभावनाएं हैं, लेकिन कहीं भी कोई आवश्यकता नहीं है। मानव न केवल संभावना का स्वामी है, बल्कि उसके प्रयोग का निर्णायक भी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113। नया संसार नामक पुस्तक किस भूगोलवेत्ता ने लिखी थी? विकल्प 1 है ईसा बोमैन, विकल्प 2 हमबोल्ट, विकल्प 3 हंटिंगटन और विकल्प 4 है रिटर। नया संसार जो पुस्तक है वो ईसा बोमैन, विकल्प 1 ईसा बोमैन द्वारा लिखी गई है। ईसा बोमैन जो थी ये भी संभववाद विचारधारा के प्रवर्तक रहे और इनकी प्रमुख पुस्तक है नया संसार। ये अमेरिकन भूगोलवेत्ता हैं, अमेरिकन भूगोलवेत्ता। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 114। अधोलिखित में से कौन सा युग्म सही है? विकल्प 1 डेविस, अच्छा यहाँ पर युग्म सही पूछ रहा है, कौन सा युग्म सही है? डेविस के सामने रुको जाओ सिद्धांत, टेलर अपर्दन चक्र का सिद्धांत, हैरिस उलेमान जो है पायनियर सेटलमेंट का, मैकिंडर हृदय स्थल सिद्धांत। यहाँ पर सही पूछ रहा है कौन सा जोड़ा सही है, तो विकल्प 4 मैकिंडर का हृदय स्थल सिद्धांत ये सही है, अन्य जो है ये गलत है। तो यहाँ पर मिलान कर लेते हैं। डेविस ने अपर्दन चक्र दिया था, डेविस का अपर्दन चक्र, टेलर का रुको और जाओ सिद्धांत, टेलर का रुको और जाओ सिद्धांत, और हैरिस और उलेमान जो थे इन्होंने बहुनाभिकीय सिद्धांत दिया था। बहुनाभिकीय सिद्धांत। और यहाँ पे जो पूछ रहा है सही कथन सही युग्म जो है वो मैकिंडर ने हृदय स्थल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 115। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में जो है वो क्या दिया है, विद्वान दिए हुए हैं, विद्वान, और सूची 2 में उनकी रचनाएं दी हुई हैं। तो यहाँ पर मिलान करते हैं। हमबोल्ट महोदय की जो है प्रमुख जो कृति कॉस्मोस, कार्ल रिटर की अर्ध कुंडे, और मैकिंडर जो है उनकी है डेमोक्रेटिक आइडियाज़ एंड रियलिटी, और हेटनर की यूरोप। इन्हें नोट कर लीजिएगा। हमबोल्ट की प्रमुख कृति कॉस्मोस, कार्ल रिटर की अर्ध कुंडे, मैकिंडर की डेमोक्रेटिक आइडियाज़ एंड रियलिटी, हेटनर की यूरोप। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116। मानव एक यातायात नियंत्रक के समान है, यह कथन, यह भी कथन इंपॉर्टेंट है। कथन निम्नांकित में से किस सिद्धांत से संबंधित है? विकल्प 1 पर्यावरणीय नियतिवाद, विकल्प 2 संभववाद, विकल्प 3 नव नियतिवाद, विकल्प 4 है वैज्ञानिक नियतिवाद। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 3 नव नियतिवाद। ये जो कथन है ये ग्रिफिथ टेलर का है, ग्रिफिथ टेलर महोदय का है। उन्होंने नव निश्चयवाद सिद्धांत पे कहा था कि मानव एक यातायात नियंत्रक के समान है, अर्थात मानव जो होता है क्या है, बड़े शहर में चौराहे पर खड़े एक सिपाही की तरह है जो सड़क पर चलने वाले वाहनों की गति को मंद या फिर तीव्र कर सकता है, किंतु उनकी दिशा को परिवर्तित नहीं कर सकता है। उनका कथन था ये ग्रिफिथ टेलर का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117। अधोलिखित में से कौन नियतिवादी विचारधारा का प्रवर्तक नहीं है? विकल्प 1 कुमारी सैंपल, विकल्प 2 है हमबोल्ट, विकल्प 3 कार्ल रिटर, विकल्प 4 ब्लास। तो यहाँ पर जो ब्लास है वो सही आंसर है विकल्प 4। विकल्प 4 जो है ये नियतिवादी विचारधारा से संबंधित नहीं थे, जबकि ये संभववाद विचारधारा के समर्थक थे और ये संभववाद विचारधारा के जन्मदाता कहे जाते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 118।
मानव भूगोल बेचैन मानव और अस्थिर पृथ्वी के मध्य बदलते संबंधों का अध्ययन है। यह भी कथन है और इम्पॉर्टेंट है, इस पेपर में काफ़ी कथन पूछे गए हैं। यह परिभाषा किसने दी? विकल्प 1 है ई हंटिंगटन, विकल्प 2 इसी सैंपल, विकल्प 3 है जी टेलर और विकल्प 4 है डी स्टैम। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 2 इसी सैंपल। इसी सैंपल ने कहा था, उनका एक प्रमुख कथन है कि मानव भूगोल बेचैन मानव और अस्थिर पृथ्वी के मध्य बदलते संबंधों का अध्ययन है। यह परिभाषा है, इसी सैंपल ने दी है ये। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119। संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम भूगोल के किस विद्वान ने किया? विकल्प 1 ईसा बोमैन, विकल्प 2 है कार्ल सावर, विकल्प 3 है एल फेब्रे, विकल्प 4 है जीन ब्रूस। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 3 एल फेब्रे। देखिए अभी आगे जो प्रश्न था उसमें ये बताया था, व्याख्या में मैंने बताया कि संभववाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले लूसियन फेब्रे महोदय थे। इन्होंने शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था और संभववाद विचारधारा के जो जन्मदाता हैं वो ब्लास हैं, विडाल डिला ब्लास, और लूसियन फेब्रे ने शब्द का प्रयोग किया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120। समुद्र तल प्रसरण संकल्पना निम्नांकित में से किस सिद्धांत का मूल आधार है? विकल्प 1 महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, विकल्प 2 प्लेट विवर्तनिक, विकल्प 3 है भू संतुलन सिद्धांत, विकल्प 4 संवहन तरंग सिद्धांत। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 2 प्लेट सिद्धांत। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी जो आई थी उस समुद्र तल प्रसरण संकल्पना जो है मुख्य रूप से प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का मूल आधार है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121। निम्नांकित नगरों को संभावित भूकंपीय तीव्रता के आधार पर आरोही क्रम में बढ़ते हुए क्रम में उन्हें व्यवस्थित करना है। यहाँ पर देखिए 4 नगर दिए हुए हैं, तो उनको बांटना है, उनको क्रम में लिखना है भूकंपीय तीव्रता के आधार पर। तो देखिए जो हैदराबाद है वो आएगा सबसे, मतलब भूकंपीय तीव्रता में नगण्य किया उस पर पहले स्थान पर। फिर उसके बाद है चेन्नई, फिर लखनऊ और चौथे नंबर पर है दिल्ली। इसका मतलब ये है कि दिल्ली जो है यहाँ पर जो संभावित भूकंपीय तीव्रता है वो सर्वाधिक है दिल्ली में। उसके बाद मैदानी क्षेत्र में स्थित लखनऊ, फिर उसके बाद आता है चेन्नई तटीय क्षेत्र में स्थित, और हैदराबाद जो है ये सबसे लास्ट में आता है। यहाँ पर बोल रहा है बढ़ते हुए क्रम में, तो आपको इस प्रकार यहाँ पर बताना है कि हैदराबाद, चेन्नई, लखनऊ और दिल्ली, ये इनका क्रम है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 122। अभिनति का निर्माण निम्नलिखित में से किस गति द्वारा होता है? विकल्प 1 संपीड़न गति, विकल्प 2 तनावमूलक गति, विकल्प 3 भू परिभ्रमण और विकल्प 4 है भू चक्रमण। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 1 संपीड़न गति। संपीड़न गति के कारण क्या होता है? अपनति और अभिनति, अपनति और अभिनति ये संपीड़न गति कैसे होती है? अंतर्जात बलों द्वारा, अंतर्जात इंडोजेनेटिक फोर्स कहते हैं। अंतर्जात बलों द्वारा सतह की चट्टानों के जो स्तर होते हैं, चट्टानों के जो स्तर होते हैं उनमें सिकुड़न होती है, ऐसे ये है कंप्रेशनल फोर्स, संपीड़न फोर्स जिसे हम कहते हैं। तो इन चट्टानों में जब दोनों तरफ से फोर्स पड़ता है तो ये उनकी परतें कुछ इस प्रकार से हो जाती है। इन्हें ही अपनति और अभिनति के नाम से जाना जाता है। ये ऊपर उठा हुआ भाग जो है ये अपनति, और नीचे जो भाग है धंसा हुआ ये अभिनति कहलाता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है अभिनति तो संपीड़न गति से, और टेंशनल फोर्स या तनाव मूलक जो होता है इससे भ्रंश के निर्माण होता है, भ्रंश का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 123। सही उत्तर यहाँ पर देखना है, दो मिलान करना है। यहाँ पर एक तरफ बल और क्रिया दिया हुआ है, दूसरी तरफ परिणाम दिया हुआ है कि किस बल के द्वारा क्या परिणाम होता है। तो महादेशीय संचलन बल जो है ये ऊपरमुखी, अधोमुखी और ऊपरमुखी जो संचलन होते हैं वो महादेशीय संचलन बल के द्वारा होता है। आकस्मिक अंतर्जात बल से ज्वालामुखी और भूकंप
की उत्पत्ति होती है आकस्मिक अंतर्जात बल से। तनाव के द्वारा संधि या भ्रंश जिसे कहते हैं हम, भ्रंश है, रिफ्ट घाटी है, ये सब का निर्माण क्या होता है टेंशनल फोर्स या तनाव के द्वारा, तनाव जनित बल से। और संपीड़न के द्वारा वृहत संवलन या वलन की उत्पत्ति होती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 124। गुंबदाकार डोम जिसे कहते हैं पर्वत परिणाम है। विकल्प 1 भ्रंशन के, विकल्प 2 वलन के, विकल्प 3 मैग्मा प्रवेश के और विकल्प 4 सैलों की संधियों पर घर्षण के। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 3 मैग्मा प्रवेश के। मैग्मा प्रवेश के द्वारा क्या होता है, जब पृथ्वी के धरातलीय भाग में चाप के आकार से उभार होकर ऊपर उठ जाता है, धरातलीय भाग जब चाप के आकार से होकर ऊपर उठ जाता है तो एक गुंबदाकार पर्वत नुमा उसकी आकृति होती है, गुंबदाकार पर्वत के आकार की। इसका निर्माण कैसे होता है, मैग्मा के ज्वालामुखी मैग्मा के प्रवेश के द्वारा ही। ये भाग जब ऊपर उठ जाता है और यहाँ पर ज्वालामुखी मैग्मा का प्रवेश हो जाता है तो ये भाग ऊपर उठ जाता है, तो इसे ही गुंबदाकार पर्वत या फिर डोम कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 125 और ये लास्ट प्रश्न है आज का। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा प्रदत्त कूट से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ आपका ज्वालामुखी दिया है, दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति दी हुई है। ए एटना, बी क्राकाटोआ, सी पीली और डी मोना लोआ। तो हम मिलान करते हैं। एटना ज्वालामुखी जो है वो सिसिली द्वीप, इटली के सिसिली द्वीप पे अवस्थित है। और क्राकाटोआ जो है ये इंडोनेशिया में अवस्थित ज्वालामुखी है। पीली ज्वालामुखी जो है ये मार्टिनिक द्वीप तथा मोना लोआ जो है ये हवाई द्वीप, प्रशांत महासागर में स्थित हवाई द्वीप में अवस्थित है ये ज्वालामुखी। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और आप लोग मेरे साथ अंत तक वीडियो में बने रहें, उसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।